Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I should have thought that in order to make a start, in order to induce every party, every section in this country, it would be the act of greatest statesmanship for the majority party even to make a concession to the prejudices of people who are not prepared to march together. And it is for that I propose to make this appeal. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. And if I therefore, from this place, support Dr. Jaikar's amendment, it is because I want all of us to realize that whether we are right or wrong, whether the position that we take is consonance with our legal rights, whether that accords with the statement of May 16th or December 16th, leave all that aside. This is too big a question to be reduced to the position of mere legality. It is not a legal question. I say leave aside all these considerations and make some attempt whereby those who are not prepared to come will come. Let us make it possible for them to come. That is my opinion. हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए अक्टूबर 1948 में उन्होंने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पेश किया। नेहरू जी के कहने पर कि नहीं अंबेडकर जी, मैं आपका हिंदू कोड बिल जो है पारित करने की कोशिश करूंगा, ये अभिवचन देने के बाद ही बाबा साहब ने प्रयास करके उसको मुकम्मल किया। लेकिन जब पारित होने की बारी आई और विरोध देखा ऑर्थोडॉक्स हिंदुओं का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो महिला विधेयक बिल है खास करके विवाह को लेकर, इसको टुकड़े में बांटो, क्योंकि एक साथ बांटेंगे तो ऑर्थोडॉक्सी वाले लोग नाराज हो जाएंगे। टुकड़ों में बांट दिया उन्होंने। उत्तराधिकार का टुकड़ा बाद में पारित करेंगे, विवाह परित्याग का टुकड़ा बाद में पारित करेंगे, गोद लेने का टुकड़ा बाद में पारित करेंगे, और महिलाओं को जो है दत्तक लेने का जो अधिकार है और पैतृक संपत्ति में जो उत्तराधिकार का टुकड़ा है बाद में पारित करेंगे। अंबेडकर मान गए, तब भी इनकी हिम्मत नहीं हुई है। नेहरू जी की प्रधानमंत्री होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि लोगों के मन में समता का विचार जाना चाहिए। अप्रैल 1947 में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार कर संविधान सभा में रखा, जिस पर बहस होनी थी। यह बिल मुख्य रूप से संयुक्त या अविभाजित हिंदू परिवार में संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। यह अगर उस वक्त पारित हो गया होता तो स्त्रियों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता था। यह सिर्फ स्त्री अधिकारों पर आधारित था और यही इस बिल की खासियत थी। हिंदू कोड बिल में स्त्रियों को अपनी मर्जी से विवाह और तलाक, पति से अलग रहने पर गुजारा भत्ता, गोद लेने, खासकर बच्ची को भी गोद लिए जाने और बच्चों के संरक्षण का भी अधिकार दिया गया था। संपत्ति का विभाजन होने पर उसमें घर की स्त्रियों के रूप में माँ, पत्नी और बेटी सभी का हिस्सा निर्धारित किया गया। स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकार की बात करते हैं। ये उसमें बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय तक पुत्र का ही अधिकार ज़्यादातर पैतृक संपत्ति में होता था, तो पहली बार वो इसकी बात करते हैं। पति और पत्नी विच्छेद की स्थिति में वो गुजारा भत्ता की बात करते हैं। बहुत मॉडर्न थॉट्स हैं। तो आप देखेंगे तो लगातार वो जो इसमें 6-7 महत्वपूर्ण बातें हैं, उसमें से ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी थी। इस क्रांतिकारी बिल से इस वक्त तूफान आ गया था। जिस देश में स्त्री को इंसान होने के बुनियादी अधिकारों से भी वंचित किया गया था, उसे एक साथ इतने सारे हक दिए जाने वाले थे। लेकिन आखिरकार फिजूल की प्रक्रिया से जूझते रहने के बाद इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हालांकि इसमें सुझाए गए 4 प्रावधानों को तब किसी तरह पारित किया गया। 4 साल बाद कानून मंत्री के रूप में अंबेडकर ने एक बार फिर
हिंदू कोड बिल को संसद में रखा, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेकार हो गईं जब यह बिल भारी मतों से पराजित हो गया। बाबा साहब ने अपना पुरजोर कोशिश किया कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, और जब वो उसमें सक्सेस नहीं हुए तो उन्होंने पार्लियामेंट से रिजाइन भी किया था। तो ये काफ़ी पार्लियामेंट्री डिबेट का विषय है और अल्टीमेटली वो बात सही निकली। तो वो ये दर्शाता है कि बाबा साहब का जो विजन था और महिलाओं के प्रति जो उनका एक उत्तरदायित्व था, जो जिम्मेदारी थी, उसको निभाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने पार्लियामेंट से रिजाइन तक किया था। हिंदू कोड बिल का पराजित होना अंबेडकर की निगाह में उनकी निजी हार थी। इस विधेयक पर कांग्रेस के भीतर भारी मतभेद पैदा हो गया और इस वजह से इसे सितंबर 1951 तक टाल दिया गया। स्त्री अधिकारों के प्रति डॉक्टर अंबेडकर कितने संवेदनशील थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस हार के बाद उन्होंने 27 नवंबर 1951 को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। कि अंबेडकर साहब के कैबिनेट से हटने के बाद भी एक भारत का जनमानस कुल मिलाकर अंबेडकर के पक्ष में आता है, और ये सारे कानून, ये सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये सब एक एक करके अलग अलग कानून की शक्ल में धीरे धीरे उसी संसद में पारित होती हैं। मतलब कि भारत का जो जनमानस है, भारत का संसद है, भारत की जो उस समय की सरकार बाद में जो भी रही, वो लगातार अंबेडकर की चीज़ों को स्वीकार करती चली गई। अंबेडकर कहीं ना कहीं एक विजनरी थे जो इसको जल्दी उसको चाहते थे कि वो मुक्ति का प्रश्न जल्दी हल हो, इसको बहुत प्राथमिक प्रश्न मानते थे। इस वजह से इस पर उन्होंने जोर दिया, और क्योंकि आधी आबादी की मुक्ति के बगैर इस देश की कोई आज मुक्ति होगी ऐसी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनका मानना था कि अगर आधी आबादी पीछे रह जाएगी तो देश मुक्त नहीं होगा। नेशन की उनकी परिभाषा ही ये नहीं है कि एक झंडा हो और एक नक्शा हो या एक कोई सरकार हो, इतने भर से वो नेशन नहीं मानते थे। 1949 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पेश किए गए मसौदे को मामूली संशोधन के बाद मंजूर कर लिया गया। इसके तहत संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कई प्रावधान किए गए। रूप से आप देखेंगे तो अफर्मेटिव एक्शन जो है ये बाबा साहब के थॉट प्रोसेस का मेजर पार्ट रहता है। कम से कम पोस्ट पूना पैक्ट तो निश्चित रूप से रहता है। उससे पहले वो एक और चीज़ की मांग करते हैं जो कि पूना पैक्ट के बाद उसकी स्थिति नहीं रह जाती है और गांधी का दबाव आता है। आप देखेंगे तो उसमें एक वो संभव शायद नहीं हो पाता है राजनीतिक स्थितियों में। इसके बाद वो अफर्मेटिव एक्शन बहुत जोर देते हैं, शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं, नौकरियों में बराबर की हिस्सेदारी पर बहुत जोर देते हैं। ये उनके लिए एक तरह से केंद्रीय प्रश्न है, और इस पर आप देखेंगे कि संविधान सभा को वो सहमत भी कर लेते हैं। संविधान सभा बहुत डिबेट नहीं करती है कि अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप पूरी डिबेट अगर पढ़ के देखेंगे तो संविधान सभा बहुत सहजता से इस बात को स्वीकार करती है कि रिजर्वेशन की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्र में सबकी हिस्सेदारी का जो प्रश्न है, जो उन्होंने एक तरह से अपने केंद्रीय प्रश्न के रूप में लिया था कि सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सबका राष्ट्र होगा तभी राष्ट्र मजबूत होगा। जो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना थी बाबा साहब की, स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ में जो उन्होंने अवधारणा रखी कि एक राज्य का हिस्सा हो और जो कल्याणकारी राज्य का क्या दायित्व है, उसमें उनके विचार बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। वो समतामूलक समाज के निर्माण में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भारत की संरचना है उसको ऐसा रूप प्रदान करना चाहते थे कि जिसमें समता स्थापित हो सके। इसीलिए जो आर्थिक राज्य समाजवाद के जो विचार बाबा साहब को हम देखें तो उसमें जैसे जो बैंक का राष्ट्रीयकरण हो, इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण हो, हैवी इंडस्ट्री है उसका राष्ट्रीयकरण हो, और जो भूमि सुधार ऐसे हों जिसमें सबके अधिकार स्थापित हों, समानता हो, और इसीलिए उन्होंने कहा कि नेशनलाइजेशन एंड कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड की बात की। तो ये ऐसे कुछ मुद्दे थे जो केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग को ही नहीं, भारत के जनमानस जो आर्थिक रूप से विकास में पीछे हैं उन सब के लिए थे। साल 1952 में डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई सीट से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले चुनाव लड़ा था। देखिए, बाबा साहब की एक विचारधारा है। ऐसे तो बहुत सारे दलित लोगों ने या दलित नेताओं ने इस समाज को ऊपर उठाने का प्रयास किया, लेकिन बाबा साहब का जो प्रयास था वो थोड़ा अलग हटके था। बाबा साहब ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया ऐसी किसी शख्सियत के साथ में या ऐसी किसी पार्टी के साथ में जहां उनकी अपनी विचारधारा की अहमियत ना हो, उस पार्टी में जा कर के वहाँ पे नहीं है। वो उन्होंने अपनी खुद की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, बट उसका एक मैसेज गया पूरे देश में। मार्च 1952 में डॉक्टर अंबेडकर को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। 14 अक्टूबर 1956 को
डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि में अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस देश में जो धर्मांधता थी, जातीयता थी या कल्पना निश्चित मान्यता थी या छुआछूत की धारणाएं थी, वो धारणाएं नष्ट नहीं हो रही थी। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसा लगा कि इस देश में सही मायने में जो अत्याचारित समाज है, अन्यायग्रस्त समाज है, जिनके ऊपर अनन्य प्रकार से अत्याचार होता है, ऐसे समाज को समता के प्रवाह में लाने के लिए बौद्ध धर्म जो मानवतावादी धर्म है, विश्व बंधुत्ववादी धर्म है, जहाँ मैत्री, प्रेम और करुणा और भाईचारे का विचार है, ऐसे धर्म का स्वीकार करने का बाबा साहब ने निश्चय किया। इसी साल उन्होंने अपनी किताब बुद्धा एंड हिज धम्म पूरी की, लेकिन ये उनके मरणोपरांत ही प्रकाशित हो सकी। उनकी आखिरी पुस्तक द बुद्धा और कार्ल मार्क्स थी, जिसकी पांडुलिपि को उन्होंने अपनी मृत्यु से 4 दिन पहले ही अंतिम रूप दिया था। छह दिसंबर 1956 को बाबा साहब पंच तत्व में विलीन हो गए। बाबा साहब जानते थे कि जिस वर्ग के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक हर तरह से कमजोर है। ये चौतरफा लड़ाई थी। भारतीय प्रजातंत्र को मजबूत करना है तो जो ये विरोधाभास है इसको हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए और राज्य को ऐसी प्रयास करना चाहिए, ऐसा नियोजन करना चाहिए विकास का, जिससे कि जो वंचित है, जो जिसको न्याय नहीं मिला है, जो आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उसको भी समान अवसर उपलब्ध हो। और जो समाज, भारतीय समाज की जो विषमता है, सामाजिक विषमता है और आर्थिक विषमता है, वो खत्म हो, ऐसी राज्य की कल्पना बाबा साहब की थी। आज कई लोग बाबा साहब को सिर्फ दलित नेता के रूप में पेश करते हैं, जबकि हकीकत इसके उलट है। बाबा साहब ने अर्थनीति से लेकर सामाजिक नीतियों तक और देश को कल्याणकारी राज्य के रूप में पेश करने से लेकर तमाम मुद्दों पर अपने गहन विचार दिए हैं, जिसका फायदा समाज के हर तबके को हो रहा है। आज भी बाबा साहब के विचार प्रासंगिक हैं, जिन पर चलकर देश तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसीलिए तो बाबा साहब कहे जाते हैं युग प्रवर्तक।